हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस, बोले तो एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, हमारे सेकेंड ईयर में जितने भी छात्र आए हुए हैं, सेकेंड सेमेस्टर जिन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो लोग आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर क्लासेस में लेकर के आ रहा हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बेटा, ये लेक्चर थर्ड रहेगा। और इस लेक्चर थर्ड में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसको आज कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नाम था इंटीग्यूमेंट, अध्यावरण। जो अध्यावरण है उसके बारे में हम देख रहे थे। और ये अध्यावरण हम डिफरेंट क्लासेस में देख रहे थे, जिसमें कुछ क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस क्लास में। और ये कॉर्डेट्स जो हमारे स्पेशली हैं, उन कॉर्डेट की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जो दी गई हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वाला लेक्चर आगे समझ में आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो क्लास रहेगा एम्फीबियंस। ठीक है, क्लास एम्फीबियंस। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के बारे में, ठीक है। और आज लेक्चर ये थर्ड के अंदर जो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स हैं, इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं और इनके अंदर जो इंटीग्यूमेंट पाया जा रहा है वो किस तरीके का पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले बात आप इसमें याद रखें कि जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड होती है। तो द एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड, है ना। एपिडर्मिस बहुस्तरीय होती है। दूसरी बात आप यहां पर याद रखिएगा कि स्ट्रेटम कॉर्नियम फ्लैटेंड, स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होती है बेटा, फ्लैटेंड होती है, कॉमा हाईली केराटिनाइज्ड सेल से बना होता है। तो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है बेटा, ये कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है और हाईली केराटिनाइज्ड। हाईली केराटिनाइज्ड कहने का मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर केराटिन की मात्रा मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी केराटिन की मात्रा मिलेगी, जिससे ये स्ट्रेटम कॉर्नियम बना होता है। और ऐसी मृत परत सबसे पहले उभयचरों में दिखाई देती है। तो ये जो डेड लेयर है, ये सबसे पहले कहां दिखाई पड़ी थी, उभयचरों। एम्फीबियंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उभयचर कहते हैं। उभयचर मतलब उभय, ऊपर की तरफ, चर मतलब भोजन करने वाले। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस क्लास में वो सदस्य रखे गए स्पेशली जो अपने भोजन को ऑब्टेन करने के लिए लैंड पर आते हैं, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उनको यहां पर रखा गया है। तो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है या ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस सबसे पहले आपको स्ट्रेटम एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है सबसे पहले कहां देखने को मिली थी, उभयचर के अंदर देखने को मिली थी। स्ट्रेटम कॉर्नियम स्थलीय जीवन के लिए एक अनुकूलन है, एडेप्टेशन है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है एक प्रकार की डेड, फ्लैटेंड, हाईली केराटिनाइज्ड सेल से मिली हुई एक लेयर बनी होती है, जो उभयचरों में एम्फीबियंस में सबसे पहले पाई गई। और एम्फीबियंस में इसका पाया जाना ये दर्शाता है कि जितने भी लैंड के ऊपर या स्थलीय जीवन, टेरेस्ट्रियल लाइफ को जो स्पैम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन था, बहुत बड़ा अनुकूलन था, जिससे वो भूमि के ऊपर रह करके अपने भोजन को प्राप्त कर पा रहे हैं और सनलाइट से जो रेज आ रही हैं उनसे वो बच पा रहे हैं। ठीक है, ये ना केवल शरीर की रक्षा करता है, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम ना केवल शरीर की रक्षा करता है, बल्कि नमी के किसी भी अत्यधिक नुकसान को रोकता भी है। तो बॉडी से जो वाटर है, बॉडी से जो स्वेटिंग है या जो वाटर है वो कम रिलीज हो, उसके लिए भी इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम का। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है डर्मिस अपेक्षाकृत पतली होती है। जो डर्मिस होती है बेटा वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। ये दो परतों से बनी होती है। ये दो परतों से क्या होती है बेटा, बनी होती है। एक ऊपरी ढीली स्ट्रेटम स्पोंजियोसम और एक निचली घनी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम लेयर के द्वारा जानी जाती है। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो डर्मिस है भाई, जो डर्मिस है वो पतली होती है और ये दो लेयर से बनी होती है, जिसमें ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जाती है वो ढीली होती है, जिसको हम लोग स्ट्रेटम स्पोंजियोसम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम कह रहे हैं। और नीचे की तरफ
एक डेंस मतलब घनी हुई संरचना में पाई जा रही है और कॉम्पैक्ट होती है, जैसे स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम के नाम से जानते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह से चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में जो सेल्स पाई जा रही है वो कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्म में पाई जा रही हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजेंटल मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल की बात करें, सॉरी लंबवत कहने का मतलब क्या है, लंबवत लंबवत कहने का मतलब हो गया वर्टिकल, है ना। लंबवत मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों फॉर्म में, क्षैतिज रूप में और वर्टिकल फॉर्म में क्या होती है बेटा, अरेंज रहती हैं या चलती हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है डर्मिस में दो तरह की ग्रंथियां, यहां पे जो डर्मिस पाई जा रही है इसमें दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, वे बहुकोशिकीय श्लेष्म ग्रंथियां और विष ग्रंथियां होती हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय श्लेष्म ग्रंथियां, बोले तो मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड, मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड, और विष ग्रंथियां एंड पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं। लेकिन ये या वे एपिडर्मिस की व्युत्पन्न होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं यहां पर है एक्चुअल में ये डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की लेयर पाई जा रही है उससे उसके व्युत्पन्न से ये सेल्स बनती हैं। ठीक है, या ये ग्लैंड्स बनती हैं जो क्या कर रही है बेटा, श्लेष्म ग्रंथियों का निर्माण कर रही है और उसके साथ साथ विष ग्रंथियों का भी निर्माण कर रही है। बहुत सारे एम्फीबियंस के अंदर आप ये देखेंगे कि उनके बॉडी के ऊपर पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, या बॉडी के ऊपर बहुत लसलसा पदार्थ आपको देखने को मिल रहा है, वो इन्हीं ग्लैंड्स के कारण निकलता है। जैसे आप फ्रॉग को जब पकड़ते हैं तो फ्रॉग रपट के भाग जाता है, ऐसे आप जब उसको पकड़ेंगे तो उसमें इतना चिकनाहट होती है उसकी स्किन पे कि वो हाथ से फिसल करके निकल जाता है। तो वो किसके कारण होता है बेटा, म्यूकस के सेक्रेशन के कारण होता है, और म्यूकस का सेक्रेशन म्यूकस ग्लैंड से हो रहा है। और कुछ तो ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनको अगर आप पकड़ते हैं तो उनमें पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, अगर वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो उससे जान भी जा सकती है। तो बहुत बहुत ये एडेप्टेशन दिया गया है, या बहुत बहुत ये अगर देखा जाए तो सुरक्षात्मक कवरिंग के रूप में या सुरक्षात्मक लेवल के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्फीबियंस में डेवलप हुआ है। तो प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस का उत्पादन करती है, बोले तो म्यूकस का सेक्रेशन करती है, जो ना केवल एक चिपचिपी सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, जो ना केवल एक सुरक्षित, है ना, जो ना केवल एक चिपचिपी सुरक्षात्मक चिपचिपी और सुरक्षात्मक आवरण को बनाता है बल्कि श्वसन में भी मदद करता है। तो जो क्यूटिकल रेस्पिरेशन है या यहाँ पर बॉडी के द्वारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी इसी के कारण होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है टोड में, टोड एक प्रजाति है मेंढक की, ठीक है। तो टोड में पैरोटिड ग्रंथियों के रूप में पाई जाने वाली जहर ग्रंथियां एक हल्का लेकिन अप्रिय जहर पैदा करती हैं। अप्रिय मतलब थोड़ा सा नॉन नॉन लविंग, है ना, अप्रिय नॉन लविंग पोर्शन या नॉन लविंग पॉइजन को ये सेक्रेट कर रही है। जैसे जो उसके जो, अब अगर आप देखें जो प्रेडेटर्स हैं उनको डराने के लिए या उनको उनसे बचने के लिए काफी है। तो टोड में पैरोटिड ग्रंथियों के रूप में पाई जाने वाली जहर ग्रंथियां पॉइजनस ग्लैंड एक हल्का लेकिन अप्रिय जहर को पैदा करती हैं जो सुरक्षात्मक होता है और दुश्मनों को दूर रखता है। ठीक है, जो उसके प्रेडेटर होते हैं उसको ये क्या करता है, दूर रखता है। डर्मिस के ऊपरी भाग में क्रोमेटोफोर्स होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या पाया जा रहा है, जो डर्मिस लेयर है उसके ऊपरी भाग में क्या पाया जा रहा है बेटा, क्रोमेटोफोर्स पाए जा रहे हैं, जिनमें ब्लैक मेलेनोफोर्स और येलो लाइपोफोर्स होते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डर्मिस के ऊपरी भाग में क्रोमेटोफोर पाए जा रहे हैं, और ये जो क्रोमेटोफोर है इनमें आप देखेंगे ब्लैक मेलेनोफोर, मेलेनोफोर क्या है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो बॉडी के कलर को बनाती हैं। ब्लैक मेलेनोफोर और येलो मेलेनोफोर्स प्रेजेंट, सॉरी येलो लाइपोफोर्स होते हैं। ये त्वचा का रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये मेनली क्या कर रहे हैं, जो स्किन है उसके कलर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो डर्मिस का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप ये यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ त्वचा की रंग बदलने की क्षमता पर्यावरण के साथ घुलने मिलने के लिए अच्छी तरह से विकसित होती है। तो बहुत सारे यहां पर आप देखेंगे
कि ऐसे भी एम्फीबियंस आप देखने को मिलेंगे जिनके अंदर रंग बदलने की क्षमता होती है। जैसे रेप्टिलियंस में आप लिजर्ड की बात करते हैं और लिजर्ड में आप गिरगिट की बात करें, ठीक है? तो गिरगिट क्या होता है, वो अपने कलर को चेंज कर लेता है एटमॉस्फेयर या उस हैबिटेट के आधार पर, और आप बिल्कुल पता नहीं कर पाएँगे कि जैसे पेड़ के ऊपर है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, किसी वॉल पे चिपका हुआ है तो वो उस कलर में चेंज हो जाता है, और इतना अच्छा कॉपी करता है कि जैसा वॉल के ऊपर है वैसा ही बिल्कुल अपने आप ऊपर कॉपी कर लेगा। तो आप बिल्कुल मतलब बहुत-बहुत यूनिक फॉर्म में आप देख पाएँगे, तब बहुत ज़्यादा गहराई से आप देखें तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? तो त्वचा की रंग बदलने की जो क्षमता है वो पर्यावरण के साथ घुलने-मिलने के लिए अच्छी तरह से विकसित होती है, कहाँ पर? एम्फीबियंस के अंदर। अब आगे देखिए हम बात करें लैब्रिन्थोडोंटिया की बात करें। इसमें स्टेम एम्फीबिया की त्वचा में त्वचीय तराजू का कवच होता है। मतलब अगर आप देखें तो तराजू को यहाँ पर आप स्केल्स कह सकते हैं स्पेशली, ठीक है? स्केल्स कहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? मतलब स्किन स्केल्स, है ना? डर्मल स्केल्स कहाँ पर? लैब्रिन्थोडोंटिया में आप देख रहे हैं, लैब्रिन्थोडोंटिया जो है एक प्रकार का मतलब क्लास है, या हम ये कहें कि एक ऑर्गेनिज्म है लैब्रिन्थोडोंटिया। इसमें स्टेम एम्फीबिया की त्वचा में त्वचीय स्केल्स, डर्मल स्केल्स का एक क्या पाया जा रहा है बेटा? कवच पाया जा रहा है, एक आर्मर पाया जा रहा है ना? तो ये भी आप याद रखेंगे इसके अंदर। आगे देखिए लिखा हुआ है कुछ जिम्नोफियोना, ठीक है? कुछ जिम्नोफियोना जिन्हें हम लोग एपोडा के नाम से जानते हैं, और कुछ उष्णकटिबंधीय टोड, है ना? उष्णकटिबंधीय टोड की अगर हम बात करें, कुछ जिम्नोफियोना और कुछ उष्णकटिबंधीय टोड की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल टोड की बात करें, तो इनकी त्वचा में बोनी त्वचीय सल्क पाए जाते हैं। बोनी त्वचीय सल्क कहने का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर बोन्स के जैसा स्केल आपको देखने को मिल रहा है, बोनी डर्मल स्केल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो बोनी डर्मल स्केल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन द स्किन, है ना, ऑफ सम जिम्नोफियोना एंड फ्यू ट्रॉपिकल टोड्स। तो कुछ जिम्नोफियोना और कुछ उष्णकटिबंधीय टोड की त्वचा में बोनी त्वचीय सल्क पाए जाते हैं, ठीक है? और ये आधुनिक उभयचरों में ये सल्क अनुपस्थित होते हैं। जो मॉडर्न, अगर आप उभयचर की बात करें, मॉडर्न एम्फीबियंस की बात करें, तो उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है उभयचरों में त्वचा प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जो उभयचर होते हैं इनमें जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो प्रकाश के प्रति कैसी होती है बेटा? सेंसिटिव होती है ना, संवेदनशील होती है, और खासकर गुफा में रहने वाले रूपों में। कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जो गुफाओं में रहते हैं, ठीक है? कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जो कैव डेवलिंग के होते हैं। कैव डेवलिंग बोले तो गुफा में रहने वाले, है ना? तो जो गुफा में हर समय रहता है, उनके अंदर आप देखेंगे कि संवेदनशीलता ज्यादा पाई जा रही है, या श्वसन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है? तो अगर आप डर्मिस की बात करें तो ये रेस्पिरेशन के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? अंग है, और मेंढक को पानी के नीचे लंबे समय तक सांस लेने में सक्षम बनाता है। और जो मेंढक है हमारे बेटा, उनको पानी के अंदर जब ये होते हैं तो उसके लिए, पानी के अंदर जब होते हैं तो पानी के अंदर ये लंबे समय तक रह पाए, तो उसके लिए सांस लेने में क्या कहता है बेटा? सक्षम बनाता है। और ये प्रोसेस आप देखेंगे हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के दौरान या श्वसन का एकमात्र अंग होता है। तो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन क्या होता है? जब आप देखते हैं एम्फीबियंस जो होते हैं, ये कोल्ड ब्लडर होते हैं, और कोल्ड ब्लडर कहने का मतलब ये हो गया, ये अपने एक टाइम पीरियड में ही क्या होते हैं बेटा? बाहर निकलते हैं। एम्फीबियन जिस समय अभी देखिए बरसात चल रही तो बाहर आ गए हैं, लेकिन जैसे ही इनका फेवरेबल कंडीशन चला जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, ये ऐसी जगहों पर छुप जाते हैं जहां पर इनको गर्म एहसास मिल पाए, और गर्म एहसास लेने के लिए ये गुफाओं में या निचली सतहों में, दरारों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इनको सांस भी लेना है। और सांस लेने के लिए, अच्छा, उस प्रोसेस को हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कहते हैं। और सांस लेने के लिए यहाँ पर इनका केवल और केवल एक क्या मात्र उपाय हो गया बेटा? डर्मिस हो गया, उसी से ये करता है। त्वचा ढीली होती है, स्किन कैसी होती है बेटा? ढीली होती है, तथा केवल कुछ स्थानों पर संयोजी ऊतक सेप्टा द्वारा मांसपेशियों से जुड़ी होती है। तो कुछ कुछ स्थानों पर क्या होगा, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसके सेप्टम के द्वारा क्या होती है बेटा? मांसपेशियों, मसल से अटैच होती है, जो उपचर्म लसिका स्थानों की सीमाओं को चिन्हित करते हैं। जो उपचर्म के रूप में लसिका स्थानों की सीमाओं को क्या करते हैं बेटा?
चिन्हित करते हैं। द स्किन इज लूज बीइंग अटैच्ड टू मसल्स ओनली एट सर्टेन प्लेसेस बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड सेप्टा व्हिच मार्क द बाउंड्रीज ऑफ सबक्यूटेनियस लिम्फ। किसकी बात हो रही बेटा? सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस, है ना। उपचर्म लसिका स्थानों की सीमाओं को क्या करते बेटा? चिन्हित करते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों यहां पर दिया गया है, तो इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए भाई, यहां पर कुछ डायग्राम बना हुआ है। एक तो आप देख रहे हैं मेंढक की त्वचा की उदर काट, वर्टिकल सेक्शन आप देख रहे हैं मेंढक की त्वचा का, और दूसरा यहां पर इक्थियोफिश है, इसकी उदर काट द्वारा त्वचा की संरचना और डर्मल सेल। भाई जो इक्थियोफिश है, इक्थियोफिश में इसका जो वर्टिकल सेक्शन लिया गया है स्किन का, उसमें डर्मल स्केल भी प्रेजेंट है। इसमें क्या पाया जा रहा है बेटा? डर्मल स्केल भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला देखो, ये बीच में क्या पाया, ये तो पूरा डर्मिस हो गया। इस डर्मिस के अंदर ये डर्मल स्केल होगा, ये क्या हो गया? डर्मल स्केल। और ये बड़े बड़े क्या है स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं जियांट एपिडर्मल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, और ये एपिडर्मिस हो गया बेटा। और ये ऊपर की तरफ थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम है, और नीचे की तरफ म्यूकस ग्लैंड पाई जा रही है। ऊपर की तरफ थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ क्या पाई जा रही है? थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम है, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं म्यूकस ग्लैंड्स पाई जा रही है, जो म्यूकस का सेक्रेशन कर रही है, जिससे ये एपिडर्मिस कैसी होती है बेटा? बहुत ज्यादा चिपचिपी और म्यूकस को सेक्रेट करती है। अगर आप मेंढक को देखें तो मेंढक में भी ऐसे ही आप देखेंगे, यहां पर वर्टिकल फाइबर्स आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लड वेसल्स यहां पर देखने को मिल रही है, कहां पर? डर्मिस के अंदर, ठीक है। और ये क्रोमेटोफोर्स भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्रोमेटोफोर्स कहां? डर्मिस में ही आप देखिए क्रोमेटोफोर पाया जा रहा है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है डर्मिस में, ये जो ग्लैंड्स पाई जा रही है, इनको हम लोग म्यूकस ग्लैंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस का सेक्रेशन करेंगी, और म्यूकस ग्लैंड के जस्ट ऊपर एपिडर्मिस जो प्रेजेंट है, उसके एपिडर्मिस की जो निचली वाली लेयर है उसको स्ट्रेटम मैलपिगी कहते हैं, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है बेटा, इसको हम लोग थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम कह रहे हैं। ठीक है, ये काफी कैसी होती है बेटा? लूज अरेंज होती है, लूजली फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये एम्फीबियंस की बात हो रही है, उनके डर्मिस की बात हो रही है। अब एम्फीबियंस के बाद में हम बात करते हैं किसकी बेटा? रेप्टिलिया की, है ना। रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं। तो रेप्टाइल्स में देखिए कुछ खास बातें हैं। इनकी जो त्वचीय आवरण होता है वो मोटा और सूखा होता है। इनका जो इंटीग्यूमेंट होता है वो थिक एंड ड्राई होता है। आप रेप्टिलिया की बात करें तो त्वचीय आवरण कैसा होता है? थिक और ड्राई। इसके ऊपर लसलसा म्यूकस सेक्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे आप छिपकली को देखें, लिजर्ड को देखें, तो उसकी त्वचा कैसी होती है? एकदम थोड़ी सी थिक होती है, और ड्राई होती है, सूखी सूखी होती है। ये पानी की किसी भी हानि को रोकता है। ये क्या करता है? पानी के हर एक लॉस को रोकेगा। मतलब अगर मान लो इनको पानी लंबे समय तक ना मिले तो इनको दिक्कत नहीं होती है। इसमें लगभग कोई ग्रंथियां नहीं होती हैं, है ना। इसमें लगभग लगभग कोई ग्रंथियां नहीं होती हैं। ये पानी के वाष्पीकरण को रोकने के लिए एक अनुकूलन है। तो रेप्टिलियंस के अंदर आप देखेंगे कि वाटर को यहां पर एवोपरेशन, वाटर एवोपरेशन को रोकने के लिए एक एडेप्टेशन पाया जा रहा है। ठीक है, एपिडर्मिस में एक वेल डेवलप्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। वेल डेवलप्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम तो यहां पर भी प्रेजेंट है, और ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अच्छी तरह से एडेप्टेड होता है। और रेप्टिलिया के अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या हो गया बेटा? डेवलप हो गया। ठीक है, एपिडर्मिस हॉर्नी स्केल्स पैदा करता है। ठीक है, स्केल्स समय समय पर टुकड़ों में गिरते या एक ही स्लॉ में गिरते हैं, जैसे कि सांपों और कुछ छिपकलियों में। मतलब आप देख रहे हैं सांप, सांप क्या करते हैं? केचुली को उतारते हैं। तो उसके लिए भी यहां पर आप देख रहे हैं कि इनके अंदर ये एडेप्टेशन पाया गया है। स्केल अक्सर रीढ़ बनाता है। स्केल्स जो होते हैं वो अक्सर क्या बनाते हैं बेटा? रीढ़ का फॉर्मेशन करते हैं। द स्केल्स ऑफ्टन फॉर्म स्पाइन्स, राइट। और एपिडर्मल स्केल्स के नीचे, जो एपिडर्मल स्केल्स पाए जा रहे हैं, उसके नीचे डर्मल बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या पाई जा रही है? डर्मल बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जीवन भर के लिए बनी रहती हैं और गिरती नहीं है। तो स्केल्स तो गिरते रहते हैं, लेकिन स्केल्स के ठीक नीचे क्या पाया जा रहा है मेरा? डर्मल बोनी प्लेट्स पाई जा रही हैं, जो लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट रहती हैं और कभी भी गिरती नहीं है। आगे देखिए लिखा हुआ है डर्मिस मोटी होती है। जो डर्मिस होता है वो काफी थिक होता है, और इसमें एक ऊपरी ढीली संयोजी ऊतक परत और निचली पतला टैला सब जंक्टिवा होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ढीली सी संयोजी ऊतक परत पाई जा रही है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट है,
और नीचे की तरफ अगर आप देखें, लोअर लेयर में देखें तो टेला सबजंक्टिवा प्रेजेंट है, टेला सबजंक्टिवा पाई जाती है। और इन दोनों को अलग करने वाली रेशेदार संयोजी ऊतक की एक क्षैतिज परत होती है। और इन दोनों को सेपरेटिंग करने के लिए दो हॉरिजेंटल लेयर यहां पर हॉरिजेंटल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है बेटा, बनी होती है। ठीक है। सांपों और छिपकलियों जैसे मछलियों और उभयचरों में, अगर आप बात करें सांपों और छिपकलियों जैसे मछलियों और उभयचरों में, ऊपरी परत में क्रोमेटोफोर्स की प्रचुरता होती है। सांप की अगर आप बात करें, छिपकली की बात करें, जैसे मछलियों में होता है, उभयचरों में होता है, उसी तरीके से इनकी भी ऊपरी परत के ऊपर क्रोमेटोफोर्स की बहुत बहुत ज्यादा प्रचुरता होती है, जो रंग को बनाती है ना। आप देखते हैं बहुत सारे रेप्टाइल्स कलरफुल होते हैं, सांप भी बहुत सारे कलरफुल होते हैं, है ना। और कई लिजर्ड्स और स्नेक्स में रंग में विस्तृत पैटर्न होते हैं। बहुत सारे आप देख रहे हैं लिजर्ड्स, जैसे लिजर्ड्स आप किसकी बात करें, गिरगिट की बात करें, कुछ स्नेक की ऐसी बात करें जिनके बॉडी के ऊपर आप देखते हैं पैटर्न, अलग अलग पैटर्न पाया जा रहा है कलर का, है ना। तो कई लिजर्ड और स्नेक में रंग के विस्तृत पैटर्न पाए जाते हैं, जो छिपाने या चेतावनी के रंगों के रूप में होते हैं। ठीक है, जो अपने आप को छिपा लेते हैं या किसी को चेतावनी देनी होती तो कलर चेंज कर लेते हैं। और कैलोटस में, अगर आप कैलोटस की बात करें तो कैलोटस में क्रोमेटोफोर्स में कोई तंत्रिका तंतु नहीं होता है। उन्हें पिट्यूटरी के पीछे के लोब के हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक कैलोटस ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आप देखेंगे तो कैलोटस के अंदर किसी भी टाइप का क्रोमेटोफोर नहीं पाया जा रहा है। इनमें केवल केवल तंत्रिका तंतु, जो नर्वस फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स है, ठीक है, कोई तंत्रिका तंतु नहीं होता है। क्रोमेटोफोर्स में कोई तंत्रिका तंतु नहीं होता है। उन्हें केवल और केवल पिट्यूटरी के पीछे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डेवलप होती है, और पिट्यूटरी के पीछे वाले जो लोब होता है ना, पोस्टीरियर लोब होता है, पिछला जो लोब होता है पोस्टीरियर लोब, उससे जो हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोन्स के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, इस कलर को कंट्रोल किया जाता है। और गिरगिट में अगर आप देखें तो क्रोमेटोफोर को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो गिरगिट की अगर आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, गिरगिट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो कैमेलिन की बात कर रहे हैं, तो इनमें क्रोमेटोफोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जब नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है तो ज्यादा बेटर तरीके से यहां पर अपने कलर को चेंज कर सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, सरीसृपों में, दैट मींस रेप्टिलियंस में, अनिवार्य रूप से त्वचा ग्रंथियां नहीं होती हैं। कई छिपकलियों में क्लोएका के पास ग्रंथियां होती हैं। अगर आप छिपकली की बात करें तो उसका जो क्लोएकल रीजन होता है, क्लोएका रीजन मतलब समझ रहे हो, जहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट किया जा रहा है। और क्लोएका एक ऐसा संरचना होता है, एक ऐसा कॉमन पाथवे होता है, जहां से यूरिन को भी और स्टूल को भी एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिन, स्टूल, यानी बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में कौन आता है, यूरिन आता है ना, और स्टूल आता है। अब आप जानते हैं स्टूल को एक्सक्रीट करने के लिए एनस पाया जाता है, यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए यहाँ पर किडनी पाया जा रहा है। लेकिन किडनी और स्टूल को, एनस को, है ना, किडनी और इंटेस्टाइन को एक साथ मिक्स कर दिया गया, यहाँ पर एक कॉमन पाथवे बना दिया गया, तो एक कॉमन पाथ में ओपन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका। तो यहाँ पर कुछ छिपकलियों के अंदर आप देखेंगे क्लोएका के पास में क्या है बेटा, ग्रंथियां पाई जा रही हैं। ठीक है, कहां पाई जा रही, क्लोएका के पास में। आगे देखिए, रेप्टाइल्स में मगरमच्छ भी आता है। तो मगरमच्छों के गले और क्लोइकल उद्घाटन के कस्तूरी ग्रंथियां प्रणय निवेदन के दौरान काम करती हैं। अब ये कस्तूरी जो ग्रंथियां होती हैं बेटा, ठीक है, कस्तूरी ग्रंथियां जो होती हैं, मस्क ग्लैंड इन द थ्रॉट ऑफ क्लोइकल ओपनिंग ऑफ क्रोकोडेलियंस फंक्शन ड्यूरिंग कोर्टशिप। कोर्टशिप कहने का मतलब समझते हो, यहाँ पर प्रणय निवेदन कहने का मतलब समझते हो, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तब ये काम करती हैं। और हाल ही में पाई गई पीढ़ी ग्रंथियां त्वचा के आवधिक बहाव से जुड़ी रहती हैं। तो जनरेशन ग्लैंड्स भी यहाँ पर क्या है बेटा, अभी रिसेंटली खोजी गई हैं, ये एसोसिएटेड होती हैं किससे, पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द स्किन, है ना। तो पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द स्किन से त्वचा के आवधिक बहाव से जुड़ी रहती। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक छिपकली की त्वचा की उदर काट यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, इसको काट करके देखा गया है, तो आप देख रहे हैं
इसमें जो डर्मिस है वो नीचे की तरफ पाई जा रही है, और इस डर्मिस में आप देख रहे हैं टैला सबजेंक्टिवा प्रेजेंट है, फाइब्रस कंजक्टिव टिश्यूज भी पाए जा रहे हैं, और डर्मल पैपिली भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर डर्मिस के ऊपर लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाया जा रहा है, जो डर्मिस से एपिडर्मिस को अलग करता है। ठीक है, त्वचा से अलग करता है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में आप देख रहे हैं स्ट्रेटम मेल्पिगी भी प्रेजेंट है, स्ट्रेटम कॉर्नियम भी यहाँ पर वेल डेवलप फॉर्म में, ये देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम ये बीच में पाया जा रहा है, स्ट्रेटम कॉर्नियम वेल डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है, स्ट्रेटम मेल्पिगी नीचे की तरफ पाया जा रहा है, और इनके बॉडी के ऊपर स्किन के मतलब एपिडर्मिस के ऊपर ये हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पेरिडर्म भी यहाँ पर पाया जा रहा है। पेरिडर्म कहाँ है? जो स्ट्रेटम मेल्पिगी है और स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इनके बीच में देखिए पेरिडर्म प्रेजेंट है। और इसके सबसे ऊपर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला है ना, ये वाला, ये क्या है बेटा? ये हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स के रूप में पाया जा रहा है। तो ये एक छिपकली की त्वचा की उदर काट है ना। चलिए, हमने बात कर ली रेप्टाइल्स की, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एवीज की, पक्षी वर्ग की भी बात कर लेते हैं। भैया हमारा ये भी तो एक बहुत बढ़िया क्लास है, एवीज पक्षी वर्ग, है ना। तो एवीज में क्या कहानी है थोड़ा समझते हैं भाई, एवीज के बारे में भी देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है इसमें कि जो त्वची आवरण होता है, क्या होता है बेटा? जो त्वची आवरण होता है वो पतला होता है, ढीला होता है, सूखा होता है और ग्रंथियों से रहित होता है। इसमें किसी भी टाइप की ग्लैंड्स नहीं पाई जा रही। कैसा बताया मैंने? पतला, थिन। आप किसी भी बर्ड्स को पकड़ के देखिए, उसकी स्किन थिन होती है, फेदर उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ढीली होती है, सूखी होती है और ग्रंथि रहित होती है, सिवाय पूंछ के आधार पर एक यूरोपीगियल ग्रंथि के। यूरोपीगियल ग्लैंड याद रखिएगा, बर्ड्स में आप देखेंगे कि इनके पूंछ के आधार पर यूरोपीगियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसके स्रावित तेल का उपयोग पंखों को संवारने के लिए किया जाता है। तो बर्ड्स जो होते हैं अपने पंखों को इस ग्लैंड से जो स्रावित तेल है या ऑयल है उसको लगाते हैं पंखों के ऊपर, और उसको संवारने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जलीय पक्षियों में। जलीय पक्षियों में आप देखेंगे, अब जाहिर सी बात है जलीय पक्षियों में जब तेल लगा लिया जाएगा स्किन के ऊपर या पैदर के ऊपर, तो आप देखेंगे वो पानी में कम भीग पाएगा, ठीक है, और जल्दी सूख पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस नाजुक होती है। जो स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस होती है वो काफी नाजुक होती है, सिवाय टांगों और पैरों के, जहां यह मोटी होती है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस स्किन के ऊपर तो नाजुक है, लेकिन पैरों की अगर आप बात करें तो वहां पर ये काफी मोटी होती है और एपिडर्मल स्केल्स बनाती है। और वहीं पैरों में आप देखते हैं क्या, एपिडर्मल स्केल्स भी देखने को मिलती है। जैसे मोर को आप देखें तो पिकॉक में आप देख रहे हैं उसके लेग जो होते हैं वो काफी बदसूरत टाइप का दिखाई पड़ता है ना, काफी स्केल्स बनाते हैं। या ज्यादा नहीं, हैन को देख लीजिए, मुर्गी मुर्गी को देख लीजिए, मुर्गी तो होगा अपने आसपास, तो मुर्गी को देखिए, मुर्गी की टांगे कैसी होती हैं, एकदम बहुत कठोर टाइप की होती हैं, है ना। और उसकी स्किन को अगर आप देखें, उसके फेदर को उखाड़ दें तो उसकी स्किन को देखें तो काफी सॉफ्ट, ढीली और बहुत ही स्मूथ टाइप की दिखाई पड़ती है। इसमें पंजे, स्पर्श और चोंच के सींगदार आवरण भी एपिडर्मिस के स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशंस हैं। तो यहां पर स्ट्रेटम कॉर्नियम की अगर आप बात करें तो ये पंजों में भी मॉडिफाइड हो रहे हैं। स्पर्श और चोंच के सींगदार आवरण जो बन रहे हैं उसमें भी क्या है बेटा, मॉडिफाइड है। पक्षियों में पंजों और चोंच निवास स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के संशोधित होते हैं। तो जहां पर जैसा एडेप्टेशन है उसके आधार पर ही चोंच का जो आकार है ना, और जो पंजों का प्रकार है वो उसके आधार पर ढलता है। और शरीर के बाकी हिस्सों में एपिडर्मल पंखों का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो एपिडर्मल स्केल से विकसित होता है, ठीक है। और बॉडी के बाकी हिस्सों में जो एपिडर्मल पंख है, ठीक है, इनका इनका एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है, जो एपिडर्मल स्केल से विकसित होता है। जो एपिडर्मल स्केल्स है ना, उससे फेदर क्या हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है, उससे फेदर क्या हो गया बेटा, डेवलप हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, पंख कहां से आए तो आपने देख लिया एपिडर्मल स्केल से ही मिलकर के बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है पंख शरीर की रक्षा करते हैं और उसे गर्म रखते हैं। जो पंख हैं शरीर की रक्षा करेंगे और उसको गर्म रखेंगे, यानी शरीर को गर्म रखते हैं, ठीक है, और उसे गर्म रखते हैं। तो पंख का मेन फंक्शन हो गया शरीर को गर्म रखना।
डर्मिस कैसी होती है बेटा? पतली होती है और इसमें संयोजी ऊतक तंतु आपस में जुड़े होते हैं। पंख, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं हिलाने के लिए प्रचुर मात्रा में मांसपेशियां, तंतु होते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं पंखों को हिलाने के लिए, ठीक है, पंखों को हिलाने के लिए रक्त वाहिकाएं पाई जा रही हैं, तंत्रिकाएं पाई जा रही है ना। रक्त वाहिकाएं मतलब वहां पर ब्लड आसानी से पहुंचाया जाए। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज आप देख रहे हैं लगातार ऐसे कोई फड़फड़ा रही है, तो जाहिर सी बात है इसको फड़फड़ाने के लिए, पंखों को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी तो तभी मिल पाएगी जब वहां पर अच्छे से ब्लड वेसल्स पाई जाए। तो ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम का जो तंत्रिका है बहुत अच्छे से वहां पर डेवलप होती है ना, जो बताती है कि कितना आपको फड़फड़ाना है और कब आपको उतरना है। तो कंट्रोल में रहता है मामला, हमको नहीं, बर्ड्स की बात हो रही है। डर्मिस एक ऊपरी संवहनी और स्पंजी परत और एक निचली कॉम्पैक्ट परत बनाती है। जो डर्मिस है ये एक ऊपरी संवहनी और स्पंजी परत को बनाएगी, संवहनी और स्पंजी परत, वेस्कुलर और स्पॉन्जी लेयर का फॉर्मेशन करती है। और नीचे की तरफ आप देखें तो ये कॉम्पैक्ट लेयर का क्या करती है बेटा? फॉर्मेशन करती है। डर्मिस में वसा कोशिकाएं भी होती हैं। यहां पर आप देखेंगे फैट सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं इसकी डर्मिस में। त्वचा में कोई क्रोमेटोफोर नहीं होता, त्वचा के अंदर किसी भी प्रकार का क्रोमेटोफोर नहीं होता है, ठीक है। और मेलेनोसाइट्स में पाया जाने वाला वर्णक फेदर और स्केल्स में चला जाता है। और जो मेलेनोसाइट्स में पाया जाने वाला जो पिगमेंट होता है बेटा, वो फेदर में और स्केल्स में इसके चला जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं हर एक बर्ड्स यूनिक होता है। अगर आप पैरट की बात करें तो वो अलग आपको देखने को मिल रहा है ना। कोयल अलग है, स्पैरो अलग है, क्रो अलग है ना। इनके कलर आप देख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्रो भी दो तरीके के हैं, एक बिल्कुल ब्लैक डार्क है, एक हल्का सा ब्राउनिश कलर का है ना। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? मेलेनोसाइट सेल्स की वजह से हो रहा है। आगे देखिए लिखा हुआ है पक्षियों के रंग पैटर्न ज्वलंत होते हैं। पक्षियों के रंग पैटर्न कैसे होते हैं बेटा? ज्वलंत होते हैं, विवाइड होते हैं, वाइवाइड होते हैं। वे छिपाने और पहचानने और यौन उत्तेजना के लिए होते हैं। ये करते क्या है? ज्वलंत होने का मतलब क्या हुआ? जो रंग पैटर्न यहां पर पाया जा रहा है पक्षियों की बॉडी में, वो इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि वो अपने आप को आसानी से छुपा पाए, ठीक है, अपने जैसे साथी को पहचान पाए, और यौन उत्तेजना अपने प्रभावित रंगों को दिखा करके किसी भी फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट कर पाए, अपनी स्पीसीज, दूसरे नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है रंग जो होता है वो मुख्य रूप से पंखों की सतह, रंग जो होता है वो मुख्य रूप से पंखों की सतह पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो कलर है, तो कलर है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे पंखों में उसकी सतह के ऊपर प्रकाश के परावर्तन की वजह से, यानी कि जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है इसकी वजह से, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? मतलब परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो ये बर्ड्स का यहां पर आप स्किन देख रहे हैं, एक पक्षी की त्वचा की उदरगाट यहां बनाई गई है, जिसमें आप देख रहे हैं ये तो डर्मिस है और ये एपिडर्मिस है ऊपर की तरफ। तो डर्मिस में आप देखिए क्या क्या है? फैट सेल्स पाई जा रही हैं, कॉम्पैक्ट लेयर यहां पर प्रेजेंट है ना। और एपिडर्मिस ऊपर है, और यहां पर आप देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है बेटा? डर्मल पैपली ऑफ परमानेंट फेदर, डर्मल पैपली ऑफ परमानेंट फेदर, यहीं से फेदर डेवलप होगा। इनवॉलंटरी मसल्स यहां पर पाई जा रही हैं, इनवॉलंटरी मसल्स जिनके ऊपर अपना काम वॉलंटरी होती है कि इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी में मतलब हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता ये, जब देखो तब उड़ने लगती हैं। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स देखिए प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रेटम मेल्पी, अच्छा यहाँ पर देखिए वेस्कुलर स्पॉन्जी लेयर भी पाई जा रही है, वेस्कुलर स्पॉन्जी लेयर, इसके ऊपर एपिडर्मिस पाई जा रही है। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम मेल्पिगी पाई जा रही है। स्ट्रेटम मेल्पिगी के बाद यहाँ पर फेदर जम्स आप देख रहे हैं, और फेदर जम्स में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जा रहा है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है, इसी स्ट्रेटम कॉर्नियम से यहाँ पर फेदर फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ये फेदर फॉलिकल, ये जो है स्ट्रक्चर बेटा, ये फेदर फॉलिकल है। क्या है? फेदर फॉलिकल, जो कि किसका काम कर रहा है? कैलमस ऑफ डाउन फेदर का काम कर रहा है। और ये ब्रैप्स होते हैं। अगर आप एक बर्ड्स के ब्रैप्स हल्के हल्के इस तरीके से निकले होते हैं, जिसके ऊपर फेदर इस तरीके से अरेंज रहता है। देखिएगा किसी भी एक
पंख हो, जैसे मोर का पंख तो आपने देखा ही होगा, है ना? तो मोर के पंख में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। पंख तो अलग है, लेकिन अगर आप उसके डर्मिस की बात करें तो उसकी डर्मिस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? बर्ड्स की या एवीज क्लास की। अब हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और आखिरी क्लास है जिसका नाम है क्लास मैमेलिया, ठीक है? क्लास मैमल्स की अगर हम बात करें, स्तनधारी जंतुओं की बात करें, तो इसमें भी कुछ खास बातें हैं। इनकी जो त्वचा होती है वो लचीली और जलरोधी होती है। देखो भाई, लचीली है और पानी में जाकर के कितने भी टाइम पड़े रहो, फर्क नहीं पड़ता। जलरोधी, वाटर रेजिस्टेंस होती है और अन्य कशेरुकियों की तुलना में बहुत मोटी होती है। अपनी लोगों की बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉयन की बात करें, बहुत सारे ऐसे हैं, गैंडे की बात करें तो उनकी स्किन देखो कितनी मोटी है। विशेष रूप से डर्मिस बहुत मोटी हो और सख्त होती है। स्पेशली जो डर्मिस यहाँ पर है बहुत मोटी और सख्त होती है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है बेटा? चमड़ा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं बेटा? चमड़ा बनाने के लिए करते हैं, लेदर बनाने के लिए करते हैं। स्तनधारियों में एपिडर्मिस सबसे मोटी होती है और इसे 5 परतों में विभेदित किया जाता है। जो मैमल्स होते हैं बेटा, इनमें जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत मोटी होती है, सबसे बाहरी परत ये बहुत मोटी होती है और इनमें 5 परतें पाई जा रही हैं, जिसमें आप देखेंगे एक तो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, दूसरा स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, तीसरा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, चौथा स्ट्रेटम स्पिनोसम है और पांचवा बेटा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या इसको मालपीगियन परत के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 प्रकार की परतें एपिडर्मिस में स्पेशली पाई जा रही हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम की बाहरी परत में केराटिन होता है। क्या पाया जा रहा है बेटा? केराटिन पाया जा रहा है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो पाया जा रहा है वो सबसे बाहरी परत है, उसके ऊपर क्या पाई जा रही है? केराटिन पाया जा रहा है और इसकी सेल्स अपने न्यूक्लियाई खो देती हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन कोशिकाएं मृत नहीं होती हैं। जो सेल यहां पर है वो न्यूक्लियस खो देता है, लेकिन सेल जो है वो डेड नहीं होती, जैसा कि पहले माना जाता था। ये पहले माना जाता था कि सेल डेड नहीं होती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, वे कई हार्मोन स्रावित करते हैं, जिनमें से एक मेल्पिगियन परत की माइटोटिक गतिविधियों को दबाता है, ठीक है? और घर्षण के स्थानों जैसे तलवों और हथेलियों में स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत मोटा होता है। घर्षण के स्थानों पर, जैसे यहां पर आप देखें, हथेली की बात करें तो देख रहे हो कितनी कितनी थिक यहाँ पर लेयर है ना? थिक होती है। आप देखो, रगड़ो इसको तो हीट प्रोड्यूस हो रही है स्पेशली, लेकिन हमें दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर आप रगड़ोगे तो दिक्कत होने लगती है, देखो ऊपरी वाली हिस्से में। और हम तलवों की बात करें तो वहां पर भी काफी स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है? स्ट्रेटम कॉर्नियम को विभिन्न स्तनधारियों में एपिडर्मल स्केल्स, ब्रिसल्स, बाल, पंजे, नाखून, खुर और सींग आदि बनाने के लिए विभिन्न रूप से संशोधित किया जाता है। तो अलग-अलग स्तनधारियों में अलग-अलग जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं वो स्ट्रेटम कॉर्नियम की वजह से ही मिल रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे केवल कुछ क्षेत्रों में रिफ्रैक्टिव स्ट्रेटम ल्यूसिडियम रिफ्रैक्टिव स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है, ठीक है? तो केवल कुछ स्थानों पर रिफ्रैक्टिव स्ट्रेटम ल्यूसिडम पाया जाता है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम को अब बैरियर लेयर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जा रहा है बेटा? बैरियर लेयर। ये किसी ना किसी चीज को अवरोध करेगी, ठीक है? या पदार्थों को शरीर में या बाहर जाने से रोकता है या अंदर आने से रोकता है। ये पदार्थों को शरीर में या शरीर के बाहर जाने से रोकता है, ठीक है? शरीर से बाहर कोई चीज नहीं जा सकती और शरीर के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती। किसकी वजह से बेटा? बैरियर लेयर की वजह से, जिसे हम लोग स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम में एलिडिन नामक रसायन होता है। तो यहां पर एक एलिडिन नामक क्या पाया जा रहा है बेटा? केमिकल प्रेजेंट होता है। एलिडिन नामक क्या पाया जा रहा है? केमिकल प्रेजेंट होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है केराटोहाइलिन और एलिडिन, ठीक है? केराटोहाइलिन और एलिडिन केराटिन के निर्माण में मध्यवर्ती उत्पाद है, ठीक है? ये मीडिएटर होते हैं, इनसे ही प्रोड्यूस होता है केराटिन। इसके नीचे एक स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, जिसमें केराटोहाइलिन के गहरे रंग के दाने होते हैं।
केराटोहाइलिन के क्या होते हैं बेटा, गहरे गहरे रंग के दाने होते हैं। और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के नीचे एक स्ट्रेटम स्पिनोसम होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या पाई जा रही बेटा, स्ट्रेटम स्पिनोसम पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं स्पाइनी इंट्रासेलुलर ब्रिज द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं। स्पाइनी इंट्रासेलुलर ब्रिज के द्वारा क्या होती है बेटा, एक साथ अटैच रहती हैं। और प्रत्येक ब्रिज में दो भुजाएं होती हैं जो निकट संपर्क में होती हैं, जो पास पास संपर्क में पाई जाती हैं। और प्रत्येक कोशिका से एक भुजा निकलती है, और हर एक कोशिका से क्या होती है, एक आर्म्स प्रोड्यूस होती है। अंत में एक स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या मालपीगियन परत पाई जाती है, ठीक है, जो एक पतली बेसमेंट झिल्ली पर टिकी होती है। मैल्पिगियन परत लगातार नई कोशिकाएं बनाती हैं जो सतह की ओर बढ़ती रहती हैं और सपाट और केराटिनाइज्ड हो जाती हैं, जब तक कि स्ट्रेटम कॉर्नियम में केवल केराटिन से बनी सपाट, ठीक है, केराटिन से बनी सपाट कॉर्निफाइड कोशिकाएं नहीं बन जाती हैं। ये तब तक डिवाइड होती रहती है। तो मेल्पिगियन परत तब तक डिवाइड होती रहती है जब तक यहां पर कॉर्निफाइड सेल्स नहीं बन जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, ये परत लगातार टूटती रहती है। ये जो लेयर है ये लगातार टूटती रहती है और नई सेल्स द्वारा प्रतिस्थापित होती रहती है। नई सेल्स बनती रहती है, ये लेयर टूटती रहती है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी हमारी सेल्स जो है, हाथ की सेल्स यहाँ पर स्पेशली उखड़ने लगती हैं, कोशिकाएं जो है ना परत के रूप में उखड़ने लगती है, तो वो इसी की वजह से है। और मैमल्स की एपिडर्मिस में कोई श्लेष्म ग्रंथियां नहीं होती, यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जा रही हैं, ठीक है। और उंगलियों के सिरों पर एपिडर्मिस से केराटिन पंजे, नाखून और खुर बनाता है। तो उंगलियों के सिरे पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो केराटिन क्या कर रहा है, नाखून को बना रहा है हमारे अंदर। अन्य मैमल्स में आप देख रहे हैं कि उनमें पंजों का भी फॉर्मेशन कर रहा है और खुर का भी निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, एपिडर्मिस कर रहा है। स्तनधारियों में डर्मिस सबसे अच्छी तरह विकसित होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस के संपर्क में डर्मिस का ऊपरी हिस्सा पैपिलरी परत के रूप में लोचदार और कोलेजन फाइबर से बना होता है, ठीक है, जिसके बीच में कोशिकाएं होती हैं। और डर्मिस का निचला हिस्सा लोचदार और कोलेजन फाइबर वाली जालीदार परत के रूप में होती है। दोनों परतों में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और चिकनी मांसपेशियां, कुछ ग्रंथियां और स्पर्शनीय कणिकाएं, ठीक है, और सभी दिशाओं में फैले संयोजी ऊतक तंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, डर्मिस के नीचे चमड़े के नीचे, यानी डर्मिस के नीचे चमड़े के नीचे के ऊपर, डर्मिस के नीचे चमड़े के नीचे के ऊतक में क्या होता है बेटा, फैट सेल्स की एक परत होती है जो फैट टिश्यू बनाती है, जो शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। मैमल्स में कोई वर्णक असर वाले क्रोमेटोफोर्स नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे तो क्रोमेटोफोर्स तो यहाँ पर एब्सेंट ही होते हैं मेनली। मैन में अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मैन में कुछ ब्रांचिंग डेंट्रिटिक डेंट्रिटिक सेल्स, ब्रांचिंग डेंट्रिटिक सेल्स या मेलेनोब्लास्ट सेल्स, मेलेनोब्लास्ट एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच स्थित होते हैं। इनमें वर्णक होता है। इनमें क्या होता है बेटा, पिगमेंट भरा होता है, जिन्हें हम लोग मिलेनिन पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस बाल, पसीने की ग्रंथियां, वसामय ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां बनाती हैं। तो एपिडर्मिस का मेन फंक्शन हेयर्स का प्रोडक्शन करना भी होता है, स्वेट ग्लैंड का भी प्रोडक्शन करना होता है, फैट ग्लैंड का भी प्रोडक्शन करना होता है, और मेमली ग्लैंड्स का भी यहाँ पर फॉर्मेशन करना होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, बसा में ग्रंथियां बालों के रोम की दीवार से बाहर निकलती हैं, ठीक है, और एक तेलीय पदार्थ का उत्पादन करती हैं जो बालों को कोमल बनाए रखता है और पानी के या पानी में भीगने से रोकता है। तो हमारी जो डर्मिस है उसको पानी से भीगने में रोकने का भी काम यही करता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, यह त्वचा को चिकनाई भी प्रदान करता है। यह त्वचा को क्या करता है बेटा, चिकनाई भी प्रदान करता है। त्वचा में कुंडलित पसीने की ग्रंथियां होती हैं जो होठों और ग्लांस लिंक्स को छोड़ करके, होठों, लिप्स और ग्लांस लिंक्स को, पेनिस को छोड़ करके पूरे शरीर में पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां संशोधित वसा में ग्रंथियां हैं, लेकिन मोनोट्रेम्स में वे संशोधित पसीना ग्रंथियां हैं। अगर हम मोनोट्रेम्स की बात करें तो उनमें ये संशोधित पसीने ग्रंथियां स्वेट ग्लैंड के रूप में जानी जाती है।
वे केवल मादाओं में बच्चों के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए कार्यात्मक होती हैं और स्तनधारियों में श्लेष्म ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, यानी कि स्तनधारियों में म्यूकस ग्लैंड आप देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर मेमली ग्लैंड्स देखने को मिल रही है जो कि एपिडर्मिस ही बनाती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक स्तनधारी की त्वचा की उदर काट अगर आप देखें, वर्टिकल सेक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो डर्मिस होती है और जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस काफी काफी थिक होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इसमें बहुत सारी लेयर, 5 लेयर पाई जा रही है स्पेशली। इसमें आप देख रहे हैं मेल्पिगियन लेयर पाया जा रहा है, थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जा रहा है, हेयर फॉलिकल्स है, ये बेटा हेयर निकला हुआ है, ये सिबेसियस ग्लैंड्स पाई जा रही है, ये सेंसरी कॉर्पसल्स पाए जा रहे हैं, ये एरेक्टर पिलाई पाया जा रहा है, ये नर्व्स यहाँ पर देखने को मिल रहे डर्मिस में, और हेयर पैपिला, ये हेयर पैपिला, यहाँ से हेयर ग्रो कर रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें डर्मिस में नीचे की तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, और यहीं पर आप देखिए लच्छेदार स्वेट ग्लैंड भी आप देख रहे हैं डर्मिस में, ठीक है। और ये फैट सेल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये फैट सेल्स यहाँ पर पाई जा रही है। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं स्तनधारी की अगर आप देखें, मैमल्स की बात करें तो उसके डर्मिस की हमने यहाँ पर बात कर दी। तो आशा है बच्चों कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं, दोबारा से आप इसको रिपीट जरूर कर लीजिए, फास्ट ट्रैक के ऊपर एक बार फिर से इसको देख लीजिए। और जो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिक्स है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेशली ज्यादा से ज्यादा हिंदी हो गया है, तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसमें इंग्लिश में आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन मिल जाएगा, पूरा का पूरा इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो आप एक बार हिंदी वाली पीडीएफ को देख करके इंग्लिश वाली से जरूर मैच कर लीजिएगा, दोनों को मिला करके आप अपने आप नोट्स बनाइएगा फिर से, है ना। यही वाले नोट्स मत छापिए, आप दोनों को मिला करके नोट्स बनाएंगे। ये पढ़ने के बाद में जब इसको पढ़ेंगे तो दोनों को पढ़ने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मीनिंग क्या है, और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ये खत्म किया जाए, और ये वाला तो टॉपिक हमारा इंटीग्यूमेंट वाला फिनिश हो गया है। तो डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो इंटीग्यूमेंट सिस्टम पाया जा रहा है वो कैसा है वो हमने देख लिया, 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। लेक्चर थर्ड हमारा था, दूसरे लेक्चर में हमने लोगों ने इंटीग्यूमेंट स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट लेक्चर में इंटीग्यूमेंट स्टार्ट हो गया था, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो कॉर्डेट की क्लासेस हैं उनके अंदर जो इंटीग्यूमेंट पाया जाता है वो स्टार्ट कर दिया था, और आज के इस थर्ड लेक्चर में हमने मैमल्स तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से इंटीग्यूमेंट वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए भाई अपने साथियों के साथ में, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम मोटिवेट होंगे और बहुत सारी यहाँ पर हम क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जय भारत।